लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी के बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आगे क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं। किस तरीके से क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, पहले हमें खुद ट्राई करना है, उसी के बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। देखो, if the threshold frequency of a metal for photoelectric effect is nu naught, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है न्यू नॉट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैपन, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत होगा ये हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज न्यू नॉट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज जीरो। मतलब क्या कहना चाहता है ये कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास न्यू नॉट है, और यहाँ से जो हम जिस लाइट को भेज रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, न्यू नॉट ही है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच न्यू नॉट। और इसको बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है, वो भी एच न्यू नॉट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहाँ पर जो न्यू है वो ही न्यू नॉट दिया गया है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, हमें बताना है रॉन्ग। बी ऑप्शन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज न्यू देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये भी करेक्ट है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो यही होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो यही हमें दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, द फ्रीक्वेंसी इज केप्ट सेम एट न्यू, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास न्यू, बट इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट विल बी इंक्रीज। ये ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था, जब हमने फैक्ट्स पढ़े थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, तो उसमें पढ़ा था जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी किसको इफेक्ट करती है, इंटेंसिटी इफेक्ट करती है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इजेक्ट होंगे। इंटेंसिटी किसको इफेक्ट नहीं करती है, वो काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट नहीं करती है। ये कल हमने पढ़ा था, फैक्ट्स में लास्ट 2 पॉइंट्स थे। ठीक है, इसी तरह इंटेंसिटी के साथ में फ्रीक्वेंसी के भी पॉइंट्स थे हमारे पास। उसमें क्या था, 1 सेकेंड, हाँ, फ्रीक्वेंसी में क्या था, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी में जस्ट उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी किसको इफेक्ट नहीं करता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब ऐसा नहीं है कि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, नहीं, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट करता है ओनली काइनेटिक एनर्जी को। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की एनर्जी हम देंगे उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वहां से निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स थे, तो सी ऑप्शन में दिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी इज केप्ट सेम बट इंटेंसिटी इज इंक्रीज। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज किया गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट विल बी इंक्रीज, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज फर्दर इंक्रीज्ड, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है, देन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट विल बी इंक्रीज। ये ऑप्शन हमारे पास गलत है। जैसा मैंने अभी बताया कि फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि हमारे पास रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा शाइन्स ऑन ए मेटल सरफेस विद इंटेंसिटी x, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी गिवन है हमको, x, एंड मेटल इमिट्स y इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ऑफ एवरेज एनर्जी z। तो ये जो y इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की रेट, इलेक्ट्रॉन किस रेट से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, और z क्या है, किस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, तो ये एवरेज एनर्जी किसकी एवरेज एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की एवरेज एनर्जी है। ठीक है, what will happen to y and z if x is double, अगर इंटेंसिटी को x को डबल कर दिया जाए तो y एंड z के साथ क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। तो मैंने बताया था, देखो इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इंटेंसिटी किसको इफेक्ट करती है, इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्ट करती है।
जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से बाहर निकलेंगे। और काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट नहीं करती है, ये लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर इंटेंसिटी को डबल किया गया तो काइनेटिक एनर्जी मतलब z पर तो कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो z रहेगा हमारे पास सेम। और अगर इंटेंसिटी को डबल किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट पर सेकेंड मतलब y क्या हो जाना चाहिए हमारे पास, y हमारे पास डबल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, y विल बी डबल्ड बट z विल रिमेन्स सेम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, ट्राई करना है पहले तुम लोगों को खुद, उसी के बाद सॉल्यूशन करना है। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कराता हूँ। देखो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट फॉर ए मेटल इज 7 इंटू 10⁻14 सेकेंड पर सेकेंड। हमें दिया गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, और न्यू हमें दिया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच कॉमन ले लेते हैं तो आएगा हमारे पास न्यू माइनस न्यू नॉट। एच एच की वैल्यू रखते हैं, एच की वैल्यू है हमारे पास 6.62 इंटू 10⁻−34, ये एच आया। न्यू कितना है हमारे पास, न्यू है 1 इंटू 10⁻15 माइनस 7 इंटू 10⁻14। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे। देखो कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, इसे थोड़ी सी दिखने में टफ लग रही है लेकिन बहुत इजी है। 1 इंटू 10⁻15 को लिखेंगे हम 10 इंटू 10⁻14 लिख सकते हैं, माइनस 7 इंटू 10⁻14। तो 10⁻14 तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, जब कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा 10 माइनस 7। तो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इनको माइनस करने के बाद वो आएगी 3 इंटू 10⁻14। ठीक है, इजीली माइनस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ये 1.988 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमारे पास डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी इसकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, देखिए द आईज ऑफ ए रेप्टाइल पास ए विजुअल सिग्नल टू द ब्रेन व्हेन द विजुअल रिसेप्टर्स आर स्ट्रक बाय फोटोन ऑफ वेवलेंथ ऑफ 850 नैनोमीटर। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि आईज किसी भी विजुअल सिग्नल के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए ब्रेन को तब सिग्नल प्रोवाइड करेगी जब एक 850 नैनोमीटर का वेवलेंथ उस पर स्ट्राइक होगा। मतलब 850 नैनोमीटर का फोटोन का एक 850 नैनोमीटर वेवलेंथ का एक फोटोन जब उसके रिसेप्टर पर जाएगा तभी वहां से सिग्नल निकलेगा। ठीक है, और टोटल एनर्जी जो रिक्वायर्ड है सिग्नल भेजने के लिए, वो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है 3.15 इंटू 10⁻⁻14 जूल। देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन, हमें निकालना है कि मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ फोटोन रिसेप्टर पर कितने स्ट्राइक होने चाहिए। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम निकालेंगे इस फोटोन की एनर्जी, जो हमें फोटोन दिया गया है। तो इस फोटोन की एनर्जी है E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। एच सी बाई लेमडा से आएगा हमारे पास, एच हमें गिवन है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय लेमडा कितना है 850। अब नैनोमीटर में है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻⁻9। तो ये आया हमारे पास 2.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये एक फोटोन की एनर्जी है। टोटल कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है हमें, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रिप सिग्नल, वो टोटल एनर्जी है 3.15 इंटू 10⁻⁻14 जूल। ये टोटल एनर्जी है। ठीक है, देखो एक फोटोन की एनर्जी, मान लो टोटल नंबर ऑफ फोटोन है हमारे पास n, तो n मल्टीप्लाई बाय एक फोटोन की एनर्जी, यही टोटल एनर्जी होगी। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा हमारे पास, n हो जाएगा टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना है 3.15 इंटू 10⁻⁻14 एंड एक फोटोन की एनर्जी कितना है 2.3 इंटू 10⁻⁻19।
कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर आएगा 1.37 इंटू 10⁵ फोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन ए सर्टेन मेटल वाज इरेडिएट विद लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.6 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज, the photoelectron emitted had twice the kinetic energy as the photoelectron emitted when the same metal was irradiated with light of frequency 1 into 10⁻16. Calculate the threshold frequency for the metal. ठीक है, मतलब समझाता हूँ। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक मेटल सरफेस है, इस मेटेलिक सरफेस में जो थर्शोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास न्यू नॉट, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, थर्शोल्ड एनर्जी एच न्यू नॉट। हमने क्या किया, पहले एक फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर एक फ्रीक्वेंसी न्यू वन की लाइट इंसिडेंट की। न्यू वन कितना है हमारे पास, वो है 1.6 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज। जब न्यू वन हम डालेंगे तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी उसे हमने मान लिया ke1। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने दूसरी लाइट इसके ऊपर डाली। दूसरी लाइट है न्यू टू। न्यू टू कितना है, 1 इंटू 10⁻16। जब हम न्यू टू डालेंगे तो न्यू टू डालने के बाद यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी वो निकलेगी ke2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बोला गया है, और यहाँ पर हमें साथ में ke1 एंड ke2 का रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन है, द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हैड ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी एज द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज। डायरेक्ट हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशन हुआ हमारे पास, ये रिलेशन आया कि पहली वाली काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 से डबल है, तो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास रिलेशन गिवन है। अब क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब हम काइनेटिक एनर्जी 1 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ न्यू 1 आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू एच न्यू 1 माइनस एच न्यू नॉट। इसे हम लिख सकते हैं न्यू 1 माइनस न्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय एच, एच कॉमन आया। इसी तरीके से ke2 की बात करें तो ke2 क्या हो जाएगा, एच न्यू टू माइनस एच न्यू नॉट। एच कॉमन लेंगे तो आएगा हमारे पास न्यू टू माइनस न्यू नॉट, एच कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब क्या करना है हमें, बाय इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 ke2 बाय ke1। ये क्या है, देखो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ke2 बाय ke1 किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। ठीक है, तो सिंपल हम ke2 बाय ke1 रखेंगे। जब ke2 बाय ke1 रखेंगे तो h से तो h कट जाएगा, बचेगा न्यू टू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाय न्यू 1 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें वैल्यू रखनी है न्यू टू एंड न्यू 1 की। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारे पास न्यू टू है वो कितना है, 1 इंटू 10⁻16 माइनस न्यू नॉट हमें फाइंड करना है। न्यू 1 कितना है, 1.6 इंटू 10⁻16 माइनस न्यू नॉट हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 1/2। जब यहाँ से हम न्यू नॉट फाइंड करेंगे तो टोटल न्यू नॉट आ जाएगा 1.9 सॉरी, यहाँ से न्यू नॉट आएगा हमारे पास 4 इंटू 10⁻15 हर्ट्स के अंदर। हर्ट्स या सेकंड इनवर्स हम कुछ भी बोल सकते हैं, जो हमें यूनिट गिवन है क्वेश्चन में उसी के हिसाब से ये बोला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से हम कर सकते हैं। जेईई में और नीट में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे तो ये कंसेप्ट पूछा जाता नहीं है, लेकिन अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो हमें याद होना चाहिए, तो इसे हम क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास, कैलकुलेट द एनर्जी इन किलो जूल calculate the energy in kilojoule per mole of electronic charge accelerated by a potential of 1 वोल्ट। ठीक है, हमें पोटेंशियल दिया गया है 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट मतलब कोई भी हमें पोटेंशियल दिया जाए और उसकी एनर्जी पूछी जाए जूल में, तो हमें क्या करना होता है, हमें उसके पोटेंशियल को सिंपल
कूलाम्बिक चार्ज से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, एनर्जी इन जूल। अगर हमें इसे जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, चार्ज इन कूलाम्ब, एक कूलाम्बिक चार्ज, चार्ज इन कूलाम्ब मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट जो हमको गिवन है। ठीक है, तो कूलाम्ब में चार्ज कितना होता है हमें पता है, कूलाम्बिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1, एक वोल्ट के लिए। ठीक है, साथ में यूनिट देखो, यूनिट क्या है हमारे पास, यूनिट है पर मोल के बारे में बात कर रहा है, पर मोल की बात कर रहा है ना, मतलब हमें एक मोल का निकालना है। तो एक मोल के लिए भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मोल के लिए 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास टोटल 9.632 इंटू 10⁻4 जूल। ठीक है, किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻3 से इसे डिवाइड कर देंगे, 10⁻3 से डिवाइड करने पर आएगा 96.32 किलो जूल। ठीक है, इस फॉर्मूले को क्वेश्चन की फॉर्म में हमें यहाँ पर याद रखना है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ए डाई एब्जॉर्ब लाइट ऑफ लैम्डा 4530 एंगस्ट्रॉन्ग एंड द फ्लोरोसिन लाइट ऑफ 5080 एंगस्ट्रॉन्ग। मतलब एक डाई है, वो इस लैम्डा की, इस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर सकती है, और फ्लोरोसिन लाइट की जो वेवलेंथ है वो हमको गिवन है 5080। Assuming that under given condition 47% of the absorbed energy is re-emitted out as fluorescein। मतलब किसी कंडीशन पर डाई ने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की उसका 47% उसने वापस बाहर इमिट कर दिया। ठीक है, तो कैलकुलेट द रेशो ऑफ क्वांटा इमिटेड आउट टू द नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब। मतलब हमें ये निकालना है कि टोटल उसने कितने क्वांटा एब्जॉर्ब किए और कितने क्वांटा इमिट किए, इनका रेशो हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एनर्जी ऑफ लाइट क्या होता है, hc/λ। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एब्जॉर्ब एनर्जी के बारे में। जो लाइट इसने एब्जॉर्ब की है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी, hc/λ एब्जॉर्ब लिख देता हूं। लैम्डा एब्जॉर्ब को हम क्या लिख रहे हैं, लैम्डा AB। ठीक है, ये कितना है हमारे पास, 4530 एंगस्ट्रॉन्ग है। ये एक फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, अगर हम n फोटोन मानते हैं, टोटल कितने फोटोन है हमारे पास, n फोटोन है, तो टोटल एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो जाएगी, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब वो हो जाएगी हमारे पास, इसे हम मान लेते हैं n1। ठीक है, ताकि इमिट वाले को हम n2 मान सकें। ये हो जाएगी n1 मल्टीप्लाई बाय hc/λ AB। ठीक है, ये टोटल एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया। इसी तरीके से अगर हम मान लें लेट n2 फोटोन इमिट करता है, लेट n2 फोटोन इमिट, तो हम इसे बोलेंगे टोटल एनर्जी इमिटेड। टोटल इमिटेड एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास n2 इज इक्वल टू hc/λ इमिटेड। इमिटेड को मैं लिख देता हूँ EMI। यहाँ पर जो लैम्डा इमिटेड है वो कितना है, देखो इमिट किस फॉर्म में कर रहा है, वो फ्लोरोसिन की फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, और फ्लोरोसिन की जो हमें वेवलेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है, 5080 एंगस्ट्रॉन्ग हमें इसकी वेवलेंथ गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब आया, टोटल एनर्जी इमिट आया। अब क्या बोला गया है कि ये टोटल जितना एब्जॉर्ब करता है उसका सिर्फ और सिर्फ 47% ही इमिट करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं टोटल एनर्जी इमिटेड, टोटल एनर्जी इमिटेड इज इक्वल टू 47% है ना, तो हमने लिख दिया 47%, 47 मल्टी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्ब। टोटल एब्जॉर्ब का ही तो ये 47% है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो टोटल इमिटेड कितना है हमारे पास, टोटल इमिटेड है n2 मल्टीप्लाई बाय hc डिवाइडेड बाय लैम्डा EMI इज इक्वल टू 47 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन कितना है हमारे पास, n1 इंटू hc/λ AB। hc से hc कट हो जाएगा। ठीक है,
इसे कैलकुलेट करेंगे। देखो हमें रिलेशन क्या निकालना है, इनका रेशो ही तो निकालना है। तो रेशो है हमारे पास N2/N1 इज इक्वल टू लैम्डा इमिटेड लैम्डा एब्जॉर्प्शन मल्टीप्लाई बाय 47 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो N2/N1 क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा इमिटेड कितना है, वो है 5080 फ्लोरोसिन की फॉर्म में जो इसने इमिट किया है, और एब्जॉर्प्शन का कितना है, वो है 4530 जो उसने एब्जॉर्ब किया है, मल्टीप्लाई बाय 47 डिवाइडेड बाय 100। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन पर आएगा हमारे पास ये रेशो 0.527, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो चुका है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड क्वांटा के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास से अब जब हमको डिस्कस करना है, वो डिस्कस करना है स्पेक्ट्रम के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, और उसके बाद नील्स बोर थ्योरी हमें डिस्कस करनी है। देखो रदरफोर्ड थ्योरी में हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स आए थे, उस ड्रॉबैक्स को क्लियर किया था नील्स बोर थ्योरी ने। लेकिन नील्स बोर थ्योरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो अगर हम डायरेक्टली पढ़ ले तो समझ में नहीं आते, जो कि हमारे पास ये वेवलेंथ वगैरह के पॉइंट्स काम आते हैं। तो इसीलिए हमने बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और क्वांटा थ्योरी पढ़ी, ताकि नील्स बोर थ्योरी अब इजीली समझ में आ सके। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रम, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग नील्स बोर थ्योरी।